आज जिस शख्स का हम लोग इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो सिर्फ 22 साल के एंजल इन्वेस्टर हैं। इसके अलावा यंगेस्ट पद्म श्री नॉमिनी भी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं आदित्य अरोरा से। बहुत ही नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली से आने के बावजूद इतना कम टाइम में ये इतना क्या कैसे अचीव कर पाए, करेंगे सारी बात आज के इस वीडियो में। वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। जो भी कह रहे हो साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ वीडियो को जरूर देखिएगा। थोड़ा सा आपको वीडियो के क्वालिटी में कुछ ऊपर नीचे मिल सकता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट वीडियो का कंटेंट बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है। वेलकम आदित्य, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज आपके देखे एंड जितना मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और जानने की इच्छा हो रही थी। ठीक है। एंड मैं कुछ भी आपके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपके ये से जानना चाहता हूँ, हु इज आदित्य अरोड़ा? ठीक है। थैंक यू विकास फॉर हैविंग मी हियर। है ना, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपसे बात करके। तो धन्यवाद, आपने मेरे बारे में पढ़ा और कुछ 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 देखा, बट मैं कुछ अलग नहीं हूँ विकास। मैं कुछ ऐसा नहीं हूँ कि मैंने कुछ बहुत डिफरेंट करा है, या ऐसा खुश मैं नहीं हूँ कि मैं कोई दूसरे ग्रह या से आया हूँ। मैं भीड़ में से ही एक इंसान हूँ, या भीड़ का ही एक इंसान, जिसमें मैं सिर्फ एक कहते हैं ना कि मैंने कुछ रिस्क लिए लाइफ में। वो रिस्क बहुत अर्ली ऑन लिए, और वो रिस्क प्ले हुए लाइफ लकीली। वो रिस्क थे अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना, वो रिस्क था इन्वेस्टिंग पे जाना, वो रिस्क था कि एक एक विद्रोह करना पेरेंट्स और सोसाइटी से कि नहीं, मेरे को अपना पैशन फॉलो करना है। तो वो रिस्क मैंने करे और वो कहीं ना कहीं प्ले आउट हुए। बट मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं इनमें से हूँ कि जिसने हाँ एक अर्ली एज में एक रिस्क लेने की कोशिश करी। ओके, ग्रेट आदित्य। आदित्य, कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे आप? तो विकास, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे डैड, मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में है। मेरी मदर जो है वो स्कूल में टीचर है। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा वर्ड और एक ऐसा प्रोफेशन है जो दूर दूर से हमारी फैमिली से रिलेटेड नहीं है। मेरी डिस्टिंक्ट फैमिली में भी अगर आप मेरे रिलेटिव्स और कजिन्स को जोड़ दें तो भी कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है उसमें। सो मैं फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हूँ अपनी पूरी फैमिली से। एंड ये एक अच्छी चीज भी है, बट ये कहीं ना कहीं एक अपने चैलेंजेस के साथ आती है। और चैलेंजेस ये है कि मेरे को एक टाइम लगा वो चीजें रिजल्ट दिखाने में, मुझे वो एक चीजें समझाने में थोड़ी दिक्कत हुई, है ना। तो कुछ चैलेंजेस हैं, बट हाँ, दिस इज माय एंटायर फैमिली बैक। घर वालों को कन्विंस करना बहुत चैलेंजिंग होता देता है। आई कैन रिलेट दिस टू माई सेल्फ। लाइक मेरी मॉम अभी तक नहीं समझती है कि मतलब हम करते क्या है। ठीक है। एंड शी वॉन्ट मी टू गो फॉर ए गवर्नमेंट जॉब। तो आपके पास भी ऐसा चैलेंज जरूर रहा होगा, घर वाले पुश करते होंगे सरकारी नौकरी पकड़ लो, सेफ रहोगे, एंड तो वो कैसे आपने टैकल किया? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, देखिए, मेरे घर भी ये चैलेंज था, क्योंकि मेरे जो पिता हैं वो खुद गवर्नमेंट सर्विस में हैं। सो मेरे पास भी वो था कि नहीं, आप भी गवर्नमेंट में जाइए, आप भी एक स्टेबल करियर की तरफ जाइए। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज़ देखा नहीं जाता। बट कहीं न कहीं मैंने उनको 2 चीज़ें समझाई। एक है कि मुझे टाइम चाहिए, राइट? टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे टाइम लगेगा दिखाने में आपको कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी मेरे लिए कुछ है। मैं आपको सब कुछ दूँगा, बट आप मुझे उसके लिए आपका टाइम और सपोर्ट चाहिए, है ना? दैट इज़ वन थिंग दैट आई आस्क्ड। सेकंड थिंग जो मैंने उनसे पूछी, वो ये पूछी कि अगर एक बारी वो मेरे को रिजल्ट्स दिखते हैं, क्या आप वापस अपना डिसीजन लेंगे मेरे से सरकारी नौकरी करवाने का, या आप मेरे को प्रमोट करेंगे कि आप और एंटरप्रेन्योरशिप करो? और मैंने ये एक शर्त रखी कि अगर मैं वो चीज़ कर लूँगा अपनी लाइफ में, आपको खुश कर पाऊँगा एंटरप्रेन्योरशिप से, तो आप कभी नहीं मुझे सरकारी नौकरी के लिए बोलेंगे। और अगर मैंने नहीं करा, तो आप बिल्कुल मुझे बोलिए, मैं सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दे दूँ। ठीक है? जब मैंने 2 साल वो मेहनत करी, वो सब कुछ करा, उसके बाद हम कभी बैठे ही नहीं, वो एक कन्वर्सेशन के लिए मेरे डैड के साथ कि अब बताइए नेक्स्ट क्या करें? उनको अपने आप ही समझ में आ गया था कि बच्चा अच्छा कर रहा है, बच्चा अपने आप करियर में सेटल हो गए, नाम जानने लगे, लोगों से जानने लगे कि आदित्य अरोड़ा नाम का एक बच्चा है। जहाँ ये ट्रैवल कर रहे थे, एक बार को उन्होंने सुना कि 2 लोग बात कर रहे थे आदित्य अरोड़ा के बारे में। उनके सामने अवार्ड मिला पार्लियामेंट हाउस में। सो ये चीजें जो हैं जब हो जाती हैं, पेरेंट्स हमारा भला चाहते हैं, टेंजिबिलिटी चाहते हैं हमारे काम में। जब वो टेंजिबिलिटी उनको दिखने लगती है, तो कहीं ना कहीं हर पेरेंट खुश होता है। ग्रेट 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 आदित्य। तो
इतनी कम उम्र में आदित्य इतनी सारी चीजें, कभी ईगो एटीट्यूड फील नहीं होता है? मतलब मैंने ये देखा है कि आप अचीव करते हो कुछ तो थोड़ा सा तो आने लगता है, एंड उसके चलते कई बार आपको सफर करना पड़ता है, आपका जो ईगोइस्टिक और एटीट्यूड वाला बिहेवियर है, एरोगेंस बेसिकली। तो आपके अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ? इसको कैसे टैकल किया आपने? देखिए, आपका जो मेरा उत्तर है ना वो आपके क्वेश्चन में ही है। आपने कहा सफर, यहाँ पे आपने इंग्लिश वाला सफर वर्ड यूज करा, जिसमें कहा कि हमें बुरा तो नहीं, हमें हमें घाटा तो नहीं होता है, बट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ आपका सफर होना चाहिए हिंदी वाला, जहाँ आपकी जर्नी होनी चाहिए। कभी भी आप अपने सफर में सफर ना करें। अगर आप सफर ही करते रह जाएंगे जिंदगी में तो आप इंजॉय नहीं करेंगे जर्नी को। अगर मैं सोचता कि यार 22-23 साल में मैंने सब कर लिया जो मुझे करना था, तो कहीं ना कहीं मेरी माइंडसेट, मेरी लर्निंग, मेरी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि मैं आगे कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करूंगा कि ये चीज भी मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं उस सफर पे चलूं जिसमें मेरे को पता है कि अभी मैं जस्ट स्टार्ट हुआ हूँ और बहुत आगे जाना अभी राह बहुत लंबी है, तब मैं रोज एक चीज नहीं सोचता। तो मैं अपने आप को चाहूंगा कि लोग मुझे ऐसे याद रखे कि उसने 22-23 साल में सब कुछ करा, बट वो फिर भी काम करता रहा, ना कि वो 22-23 साल में उसने सब कुछ कर लिया और फिर उसमें ईगो आ गया, उसमें एटीट्यूड आ गया और वो हमसे बात करना बंद कर दिया। तो कभी ऐसा ना करिए, क्योंकि आप जमीन से ही उठकर आए हैं। ये लोग ही हैं जिन्होंने आपको सब बनाया है, सब कुछ बनाया है, और उन लोगों से आप कभी दगा मत करिए। हमेशा एक ह्यूमिलिटी के साथ रहिए, क्योंकि सक्सेसफुल हर कोई होता है विकास जिंदगी में, बट सक्सेसफुल लोग और जो काइंड होते हैं उनको प्यार सब। दैट इज ग्रेट ग्रेट आदित्य। आपको लगता है लक एक बड़ा रोल प्ले किया आपकी लाइफ में? मतलब बहुत लोग होते हैं 10-15 साल तक स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, कोई चांस नहीं मिलता, कोई मौका नहीं मिलता, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो डू यू थिंक कि लक एक छोटा रोल प्ले किया आपकी लाइफ में, या कोई रोल प्ले किया आपकी लाइफ में? लक मेरी लाइफ में विकास बहुत बड़ा रोल प्ले करा है ना। 19 साल की उम्र में मैं एक कंपनी का सीईओ बना, तो मेरे पार्टनर्स का भी एक मेरा लक था कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ा, राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल था। उन लोगों ने मुझे आगे प्रमोट करा, उन लोगों ने आगे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, एक भरोसा दिखाया कि आप एक कॉलेज से निकले, आप फ्रेशर हैं, बट आप कंपनी को लीड करिए, आप कंपनी का फेस बनिए, है ना। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही एक अच्छी चीज मेरे को एक मिली। जब मैंने जहाँ स्पीचेस दी, वहां लोगों ने सुना, वहां लोगों ने कहानियों को और आगे बढ़ाया। तो लक एक डेफिनेट रोल है, हार्डवर्क तो है ही है, हार्डवर्क के बिना लक नहीं होता है, क्योंकि लक आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म तक लेके आता है, बट हार्डवर्क आपको उस प्लेटफॉर्म से आगे लेके जाता है। तो हार्डवर्क रखिए, बट कहीं ना कहीं अपने लक पे भी थोड़ा भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि लक को कैसे इम्प्रूव करें। मैंने कहा लक कोई जड़ी बूटी खाने से बढ़ता है ना। लक को इम्प्रूव करने का यही है कि आप मेहनत और करिए, एक्सप्लोर और करिए, और लोगों से बात करिए, क्या ना पता कि आपका लक किसी ना किसी दिन चल जाए। एग्जैक्टली। अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए आदित्य, लाइक आप क्या करते हो एग्जैक्टली अपनी कंपनी में? ठीक है, तो हमारी कंपनी जो है फाड़, इट्स द हिंदी वर्ड फाड़, है ना। जैसे पंजाबी में हम बोलते हैं ना कि आज तो फाड़ काम करा, आज तो फाड़ दिया, तो फाड़ का मतलब होता है समथिंग ऑसम। तो हमारी कंपनी का मतलब यही है, आप कुछ ऑसम करना चाहते हैं। तो फाड़ बेसिकली क्या है कि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, उनको फंडिंग नहीं मिल पाती है। फंडिंग क्यों नहीं मिल पाती है? बिकॉज इंडिया में उतने इन्वेस्टर्स नहीं जितने स्टार्टअप। तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि हम और लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो CXOs हो गए, चाहे वो फैमिली ऑफिसेज हो गए, चाहे वो कोई भी बंदा हो गया जो स्टार्टअप्स को समझता है कि आप आइए और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कीजिए। और हम उनको एजुकेट करते हैं, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा लगा रहे हैं ब्लाइंडली, हम उनको एजुकेट कर रहे हैं। हम हर सेक्टर में पैसा लगाते हैं, तो हम हर सेक्टर के इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे, क्या स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स कैसे होती है, क्या आपके लीगल राइट्स होते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट्स को एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, है ना। एक एसेट क्लास के बारे में हम उनको सब कुछ बताते हैं और रिस्क भी बताते हैं, है ना, कि हम उनको बताते हैं कि आप 5% से ज्यादा अपना पोर्टफोलियो का मत लगाइए स्टार्टअप्स में। तो सब कुछ बताते हैं और साइड बाय साइड हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो फाड़ इज आल्सो एन इन्वेस्टर एज वेल एज अ नेटवर्क ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। तो हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं साइड बाय साइड, दिखाने के लिए कि हाँ हम आपके साथ हैं इस इन्वेस्टमेंट में। दैट इज व्हाट वी डू। टू समराइज इट, we are a group of angel investors and we invest ourselves in startups. We invest in early stages, बहुत ही छोटी कंपनीज होती हैं जो
जस्ट स्टार्ट हुई होती हैं, 1 से लेकर 3 साल तक की एज में होती हैं अपनी इनकॉर्पोरेशन, उन कंपनी में पैसा लगाते हैं अक्रॉस सेक्टर्स, तो एजुकेशन, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, हर सेक्टर में पैसा लगाते हैं। ओके, ग्रेट आदित्य। आदित्य, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जो होते हैं पैसे वाले, धन्ना सेठ की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पास बहुत पैसा है एंड वो ट्रेडिशनल काम करके पैसा बनाए हैं, उनको लगता है रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ऑल्दो यस इट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, बट रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता है। क्या आप उनको ऐसे लोगों को सजेस्ट करना चाहते हो कि मतलब रियल एस्टेट में आप पैसा लगा रहे हो ठीक है, बट कुछ पैसा आप स्टार्टअप्स में भी डालो, वहाँ रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है? देखिए, स्टार्टअप में जहां हम लगा रहे हैं पैसा जिस टाइम पे, वो बहुत ही अर्ली स्टेज है बिल्कुल कंपनी का, है ना। उस टाइम पे कंपनी का एडवाइस भी चाहिए कि कैसे ग्रो करना है आगे, उस पैसे को कैसे यूज करना। सो इट्स लाइक आप एज अ बच्चा, आपको पॉकेट मनी मिली 1000 रुपए, ठीक है, और एक सिचुएशन है आपको 1000 रुपए मिले और साइड बाय साइड आपको नॉलेज मिली कि 1000 को 2000 कैसे बनाना। एग्जैक्टली, हाँ। तो आप बिल्कुल दूसरी वाली स्कीम पे जाओगे, 1000 को 2000 बनाने वाली, राइट। तो हम स्टार्टअप्स में ये करते हैं, रियल एस्टेट में हमने पैसा लगा दिया, फिर आप बैठ गए, फिर जो अप्रिसिएशन है, सर्कल रेट है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। वो डिमांड सप्लाई होगी फिर, तो वो उसके हिसाब से हो गया। बट इन स्टार्टअप्स में क्या कर सकते हो आप एंजल इन्वेस्टर हो, आप टर्न अराउंड करते हो कंपनीज को, दैट्स व्हाई आप एंजल हो। आपके नाम के आगे वर्ड एंजल इसलिए लगा है क्योंकि आप फरिश्ते हो। फरिश्ता क्या करता है कि एक बुरी सिचुएशन को एक अच्छी सिचुएशन बनाता है। तो इसलिए आप पैसे के साथ साथ वहां भी उन कंपनीज में लगाइए जिसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप उस कंपनी के मिस्टेक्स या जो थोड़े अभी चैलेंजेस हैं उनको इम्प्रूव, थोड़ा फाइन ट्यून करके एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेके जाइए। क्योंकि जब कंपनी का अच्छा होगा, जब कंपनी चैलेंजेस ओवरकम करेगी, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे तो बनेंगे, है ना, वो तो एंड रिजल्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका बहुत कंट्रोल है स्टार्टअप्स में, रिस्क बहुत ज्यादा है, बट उस रिस्क को आप कहीं ना कहीं मिटिगेट खुद वैल्यू ऐड करके कर सकते हो। बिल्कुल, रियल एस्टेट में कुछ चीज नहीं आप कर सकते। बिल्कुल, आपने एक बार लगा दिया। ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से ये क्वेश्चन था, आपने बहुत ही अच्छे से आंसर किया आदित्य, एंड हमारे व्यूअर्स को भी ये क्लियर हो गया होगा। आदित्य, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, लाइक फंडिंग जरूरी है क्या स्टार्टअप्स के ग्रोथ के लिए? लाइक अगर कोई बिजनेस मैं स्टार्ट करता हूँ तो बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ वो इन्वेस्ट करके भी तो मैं धीरे धीरे बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ, तो फंडिंग के पीछे लोग क्यों ऐसे पागल रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और हम भी उल्टा फंड करते हैं हम कंपनीज को। बट मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी है, आपका काम चल रहा है प्रॉफिट वापस री इन्वेस्ट करके, तो आप क्यों फंडिंग उठा रहे हैं? आप इतना एंजल इन्वेस्टर्स का एक तो मतलब 10 लोग का अपना टेंशन सर पे ले रहे हैं, है ना। आप वो रेस में क्यों ही भाग रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं उनको कहता हूँ, बट कहीं ना कहीं ना विकास, देखिए क्वेश्चन ये, आप अपने प्रॉफिट री इन्वेस्ट करके धंधा चला लेंगे, बट जो आप ग्रोथ अचीव करेंगे नेक्स्ट 10 साल में, फंडिंग क्या करती है, वो बूस्ट कर देती है। वो 10 साल की ग्रोथ आप नेक्स्ट 2-3 साल में अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और आज का माहौल इतना कम्पिटिटिव हो चुका है कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इतना बिजनेस लंबा चले। सबको के पास एक वो ग्रीड है कि और पैसा और पैसा, प्रॉफिट आपका लिमिट हो सकता है, बट फंडिंग से क्या होता है ना कि आप मार्केटिंग में खर्चा करने लगते हैं, आप कस्टमर एक्विजिशन पे खर्चा करने लगते हैं, तब आप अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट अच्छा कर रहे हैं, और ताकि आप वाइडर ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। इसलिए लोग फंडिंग के पीछे पागल होते हैं, 2 रीजंस, क्योंकि एक वो ग्रीड है कि वो ग्रोथ चाहिए बहुत जल्दी, सेकेंडली माहौल इतना कम्पिटिटिव हो चुका है कि आपके पास ना टाइम नहीं है कि आप 10 साल 12 साल वेट करें, है ना। आपको उस कंपटीशन को आज ही ब्रेक करना है और आज ही बड़ा बनाना है, सबको बड़ा बनना है। एट द एंड ऑफ द डे सबको बड़ा बनना है, और फंडिंग वो बड़ा बनने में हेल्प प्ले करती है, क्योंकि पैसे और ज्यादा आपको देती है। आदित्य, आपको लगता है फंडिंग के बाद जो फाउंडर्स हैं उन पे एक प्रेशर बन जाता है, उनका थोड़ा बिहेवियर स्विंग करने लगता है, चेंज करने लगता है? लाइक कुछ स्टार्टअप्स देखोगे आप, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो स्टार्टअप वाले लोगों के लिए खासकर, तो आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के मोटिव से आते हो, राइट। लेकिन धीरे धीरे जब एक बार टेस्ट लग जाता है पैसे का, ठीक है, तो फिर आप यू स्टार्टेड चेजिंग मनी, तो ये कैसे, मतलब आप खुद को आदमी कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन से रोक सकता है? देखिए बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये सवाल का उत्तर इसी चीज में है, एक जहन में। अगर आपने जहन में पहले लेके आ रहे हो कि मुझे अब नेक्स्ट फंडिंग कब रेज करनी है, तब कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्लानर्स, आप कंपनी नहीं चला रहे हो,
आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, वो नहीं चाहते कभी भी। दूसरी जो अप्रोच है, जो हम एज एन इन्वेस्टर्स हमेशा कहते हैं, आपने जहन में पहले क्या लेके आओ, कंपनी को ये माइलस्टोन्स तक ग्रो करना है, ये मेट्रिक्स पे लेके जाना है, यहाँ मार्केट्स में लॉन्च करना है, ये मार्केटिंग चैनल लॉन्च करना है। जब आप एक पूरा प्लान बनाते हो तो फंडिंग का जहन दूसरा होता है कि अब ये सब हो गया, और फंडिंग का जहन आता भी नहीं है क्योंकि आप इतना अच्छा कर रहे हो, आपको कौन फंडिंग करना चाहेगा? बिल्कुल, है ना? तो इसीलिए आप फोकस करिए कि कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने में। जिस दिन आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने पे फोकस करेंगे ना, हर कोई पैसा डालना चाहेगा आप पे। तो उसको कभी पहला गोल में इतना लेके चलिए, पहला गोल कस्टमर्स होते हैं, फिर फाउंडर्स होते हैं और लास्ट में इन्वेस्टर्स होते हैं। बट वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा नहीं कि आप उनको भूल ही जाओ, साथ लेके चलना है सब। ओके, ग्रेट आदित्य। एक बहुत ही क्वेश्चन मेरे खुद के दिमाग में बहुत दिनों से था। लाइक मान के चलो एक स्टार्टअप है जिसने डिसाइड किया कि मैं फंड रेज नहीं करूंगा, मैं बूटस्ट्रैप करूंगा, ठीक है। और फिर एक आदमी है जो खूब पैसा रेज करके आया उसी वर्टिकल में, ठीक है। तो अब जो बूटस्ट्रैप वाला फाउंडर था और इसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सेक्रीफाइसेज किए। डेफिनेटली आप फंड नहीं रेज कर रहे हो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले लोग जो है इनको पूरा क्रफ कर देते हैं, बूटस्ट्रैप का पूरा मार्केट ही खत्म कर देता है। ऐसे ऑफर्स, ऐसे कैशबैक्स वगैरह कस्टमर को ऑफर करने लगेंगे कि उनका बिजनेस पूरा खत्म ही हुआ था। तो इसको कैसे मैनेज करना देता, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहो तो? अब देखिए, मतलब एट द एंड ऑफ द डे विकास वही क्वेश्चन है, जो डिस्काउंट्स या कैशबैक है ये सिर्फ एक छोटे टर्म के मेजर्स है ना। आप सारा जिंदगी तो डिस्काउंट नहीं चला सकते, आप सारा जिंदगी तो कैशबैक नहीं दे सकते। कभी तो आपको ये चीज बंद करे। वैल्यू एक ऐसी चीज है जो आपको सारी जिंदगी चलाए। जोहो करके एक ऐसी कंपनी है, जोहो, ZOHO, जोहो जैसी कंपनी बूटस्ट्रैप आज की डेट में 1.5 बिलियन 2 बिलियन तो आराम की वैल्यूएशन है ना। तो कंपनी ने आज तक कभी पैसा नहीं उठाया। डिस्काउंट्स आए, कितने प्लेटफॉर्म आए, सेल्सफोर्स तक को उन्होंने डरा दिया है ना एक टाइम पे। सेल्सफोर्स एक इतनी बड़ी कंपनी को, यूएस की जायंट कंपनी को, बिल्कुल। सो उन्होंने फोकस करा वैल्यू पे, उन्होंने फोकस करा कस्टमर की प्रॉब्लम्स पे, उन्होंने फोकस करा कस्टमर के फीडबैक पे कि एक बार आपने जोहो का सीआरएम खरीदा उसके बाद आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। उन्होंने ये 2-3 पिलर्स पे, कस्टमर्स पे फोकस करा। और आज की डेट में आप चाहे, मतलब इतनी ब्रांड वैल्यू उनकी, आपको किसी सीआरएम पे 50% ऑफ भी मिल रहा होगा, आप जोहो के लिए जाएंगे बिकॉज आपको पता है वहां पे लोग आपको सुना जाता है, वहां पे क्वालिटी है ना, वहां पे आपके बिजनेस की नीड्स एड्रेस होती हैं, आप एज ए कस्टमर सेटिस्फाइड। तो इसलिए आप फोकस करिए वैल्यू पर। तभी मैं कहता हूँ इतने सारे मैनेजमेंट के थिंकर्स आए, इतने सारे स्टार्टअप फाउंडर्स आए, सब एक ही चीज कहते हैं कि आप वैल्यू पे फोकस करें। जिस दिन आप वैल्यू पे फोकस करेंगे, अपने आप चीजें जिंदगी में बढ़ती रहेंगी आगे। ये वाला चीज के साथ लेकिन अग्री करोगे या आप नहीं? लाइक फंडिंग रेज करने के बाद कुछ सालों के बाद फाउंडर्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो पैसे चेंज करने की ओर ज्यादा मूव कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ इम्पैक्ट वाला जो सोच के उन्होंने स्टार्ट किया था। ये इसमें आप बिलीव करते हो या नहीं? मतलब ये बिल्कुल 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 नहीं। देखिए ऐसा होता है क्योंकि ना क्या है, कंपनी के बोर्ड में बहुत लोग आ जाते हैं फंडिंग के बाद। कहीं ना कहीं फाउंडर्स जो है वो खुद के डिसीजंस भी नहीं लेते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों की सुनने लगते हैं। और अब आपको 7 लोग बोलेंगे कि ऐसी चीज कंपनी बनानी, तो पता नहीं अब सही कौन होता है गलत कौन होता है, और सही गलत कुछ होता भी नहीं है। तो कहीं ना आपको अपना स्टैंड लेके रखना बहुत जरूरी है। और आपको तभी मैं कहता हूँ वी इन्वेस्ट इन फाउंडर्स, है ना। हम अर्ली स्टेज में पैसा लगा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता कंपनी कैसे करेगी, हमें नहीं पता टेक्नोलॉजी कैसे वर्कआउट करेगी, हम लगा रहे हैं फाउंडर्स पे पैसा। और आपको ना एज ए कंपनी की विजन फाउंडर्स की डे 1 से पता होनी चाहिए कि मैं कहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ कंपनी को, है ना। आपको रास्ता चाहे ना पता हो, पर आपको विजन क्लियर हो चाहिए। और दैट्स व्हाई हमें आप पे वो पूरा ट्रस्ट आना चाहिए कि आप अपना काम एक पूरे शिद्दत से करें। जब वो डेडिकेशन आपको दिखेगी, हमें लगेगा कि यार दिस इज समवन हु कैन टेक अ स्टैंड, और जो शिद्दत से काम से करेगा, उन्हीं फाउंडर्स में हम कैपिटल लगाते हैं। ग्रेट आदित्य, कितना पैसा रेज करना चाहिए ये कैसे कोई फिगर आउट कर सकता है? मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक कितना पैसा चाहिए ये कैसे फिगर आउट कोई कर सकता है? अगर कुछ टिप्स देना चाहें आप तो। देखिए ये तो बहुत ही एक वैसे मैं तो खैर इस पे बहुत लंबे सेशंस भी लेता हूँ पूरे दिन के, बट मैं इस पे एक छोटी सी टिप्पणी बस यही करना चाहूंगा
कि आप पैसा उतना उठाइए जितना आपको चाहिए, और चाहिए कितना आपको आप वो प्लानिंग आपको ही करनी है कि मेरे को टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है तो इतना पैसा लगना है, मुझे इतने लोग हायर करने हैं तो इतना पैसा लगना है। वो ग्राउंड प्लानिंग, पेपर वर्क सारा आपको करना है। पैसा उतना उठाइए जितना मिनिमम आपको चाहिए एक नेक्स्ट लेवल तक जाने के। उसके बाद पैसा आपको और मिलता रहेगा। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार ही पैसे उठा लिया, आप कभी जिंदगी में पैसे उठा नहीं पाओगे। आपको पैसे मिलते रहेंगे, आपको पैसे उठाने पड़ेंगे उल्टा बहुत बार, क्योंकि एक बार ही आपने पैसा उठाना स्टार्ट करा है, आपको उठाते रहने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट लेवल के लिए मिनिमम कितना चाहिए वो देखिए। सेकेंडली, आपकी कंपनी वैल्यू क्या है वो देखिए, एग्जैक्ट में वैल्यू क्या है ना, रेवेन्यू क्या है, क्या ग्रोथ है, उस हिसाब से एक वैल्यू निकालिए। थर्ड टिप्पणी है, लास्ट टिप्पणी, देखिए कि कितना परसेंट आप कंपनी का दे सकते हैं, कितना पैसा चाहिए, क्या आपकी वैल्यू है। अगर उस कैलकुलेशन पे आप जितना कंपनी का देना चाह रहे हैं, क्या वो एक ठीक परसेंटेज है, कितना आप स्टेक्स डिसॉल्व करना चाहते हो, राइट? कितना जितना हम एंजल इन्वेस्टिंग में बोलते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपको 15-20% से ज्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है, कि आपको और राउंड भी रेस करने हैं। ऐसा ना हो ना कल को कि आपके पास ही इतनी इक्विटी ना बचे, आप खुद ही ओनरशिप अपनी दे दें कंपनी की दूसरे लोगों को। सो उतना रेस करिए जितना आपको मिनिमम चाहिए, और वैल्यू इतनी रखिए जितनी बहुत ज्यादा भी ना हो, क्योंकि आपको जब नेक्स्ट राउंड उठाने हैं ना विकास, तो आपको उससे ज्यादा वैल्यू से ही उठाना पड़ेगा, तो वैल्यू जस्टिफाई भी कर सकिए आप। तो हर कुछ मिनिमम रियलिस्टिक रखिए। जब आप रियलिस्टिक गोल्स, रियलिस्टिक चीजें रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ग्रेट आदित्य। अच्छा, एक प्रॉब्लम होती है सारे लोगों के साथ, लाइक न्यू बिजनेस आइडिया की तलाश में रहते हैं कि कुछ नया धमाकेदार दिमाग में आएगा तभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करेंगे। तो ये सही है क्या? लाइक एग्जिस्टिंग भी तो मार्केट में घुस के आदमी बहुत कुछ कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है। तो ऐसे लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहें आदित्य अगर आप? तो देखिए, ये क्वेश्चन ना मेरे को मेरा बहुत ही ऐसा आंसर है जो मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करा। अगर आप स्टार्टअप की डेफिनेशन देखते हैं ना, स्टार्टअप इंडिया में क्या डेफिनेशन, दो डेफिनेशन, कि कोई या तो कोई एक नई बिजनेस लाइन बनाए या एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइन को एक अच्छे इंप्रूव तरीके से करे, है ना, दैट इज द स्टार्ट। तो जरूरी नहीं आपको कोई ऐसा स्टार्टअप का आइडिया आना है जिससे कि आपको धमाकेदार आइडिया हो और तभी आप करो। आइडिया से कुछ नहीं होता है। आइडिया मेरे दिमाग में आया, आपके दिमाग में आया, कल किसी और के दिमाग में आया, आइडिया से कोई कुछ मैटर नहीं करता। और जरूरी भी नहीं आपकी आइडिया, आपने घर बैठे हुए बोला यार ये आइडिया इतना यूनिक है, कोई काम नहीं कर रहा होगा, यार आप अपने घर से बाहर निकले नहीं हो, आपको पता है कि दुनिया देश जहान में कोई भी इस पे काम नहीं कर रहा, तो ये होना जरूरी बिल्कुल नहीं। आइडिया नहीं मैटर करता, एग्जीक्यूशन मैटर करती है कि एग्जीक्यूट आप कैसे करते हो चीजों को, वो किस तरीके से करते हो। एग्जाम्पल से बोलूं तो जब गूगल आया था, गूगल पहला सर्च इंजन था ही नहीं इस कंट्री का, इस वर्ल्ड। फेसबुक आया, फेसबुक पहला सोशल मीडिया था ही नहीं, बिल्कुल, है ना। नेटफ्लिक्स आया, नेटफ्लिक्स पहला प्लेटफॉर्म था ही नहीं, बिल्कुल। आप वो छोड़िए, उबर आया, उबर पहली कैब सर्विस थी, बिल्कुल नहीं, है ना। तो उससे पहले भी कैब चलती थी। उबर ने जो चीज करी, वो पहली कैब सर्विस आई जो कि लोकेशन बेस्ड पिकअप पे थी, कि आपको टैक्सी स्टैंड पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से टैक्सी उठाए। उबर पहली टैक्सी कंपनी आई कि मैं टैक्सी चलाती हूँ पूरे वर्ल्ड में, बट मेरी खुद की कोई टैक्सी नहीं है, मैं एग्रीगेट करूँ, है ना। उस हिसाब से उबर बनेगा। आइडिया कुछ यूनिक नहीं था, एग्जीक्यूशन यूनिक थी। एग्जीक्यूशन पे फोकस करिए। आइडिया तो कुछ यूनिक, कोई तभी आइडिया का कोई पेटेंट नहीं होता है, कोई लॉयर आपको नहीं कहेगा आइडिया आपका है और आप सर्टिफिकेट दिखाओ ये आइडिया सिर्फ मेरा है, कोई चुरा नहीं सकता, एग्जैक्टली, है ना। तो कोई भी एग्जिस्टिंग आइडिया में घुस के उसको इम्प्रूव करने का, एग्जिस्टिंग बिजनेस में घुस के इम्प्रूव करना, मतलब वो बेस्ट है, राइट? एग्जैक्टली। आप ओयो का एग्जांपल देखिए। ओयो तो कोई होटल कंपनी है ही नहीं, है ना। ओयो आज दुनिया की टॉप 10 होटल कंपनीज में है, बट ओयो खुद कोई होटल, ओयो का खुद अब प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत आई हैं, बट ओयो ने एग्रीगेट करा, ओयो ने कुछ नहीं करा होटल्स में जाके, सिर्फ वो स्टैंडर्डाइजेशन चेंज करी कि आप साबुन रखिए, आप बेसिक हाइजीन मेंटेन करिए, आप खाना दीजिए अपने गेस्ट को, है ना। तो ये सब चीजें करी और आज वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज। कभी कुछ मैटर नहीं करता कि आपका आइडिया पहला है या दूसरा है या तीसरा है, मैटर करता है एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो आप ऑन द ग्राउंड, कितना आप मेहनत और लगन से काम कर रहे हो, वो मैटर करता है, राइट? बिल्कुल। आप मार्केट को कितना समझते हो, वो मैटर सबसे ज्यादा। जितना मार्केट को अगर आप समझोगे अच्छे से, तो आउटपुट भी अच्छे से निकल के आए।
ग्रेट ग्रेट। आदित्य, एंड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो मेरा, लाइक आपने अपने अभी तक के जर्नी में जो भी सीखा है एंड अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो भी आपने सीखा है, उसके अराउंड अगर एक सजेशन आपको देना हो किसी को, तो व्हाट वुड बी दैट वन सजेशन? तो मैंने मतलब आज हमने बात करी है कि सब अच्छा था लाइफ में, बट आज मैं एक बात करता हूँ जो चीज अच्छी नहीं थी ना, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा, एक चीज मैंने जो अच्छी नहीं करी कि अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करा है ना, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ अपना स्टार्ट करते हैं, आप कभी कभार इतनी मेहनत करते हैं उस पे कि आप कभी कभार अपनी पर्सनल हेल्थ, अपनी पर्सनल लाइफ भी भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। अभी याद रखिए कि आपका जो सफर है ना, वो एक, जैसे बोलते हैं ना, इट्स नॉट अ स्प्रिंट कि आप 100 मीटर भागे पूरा, इट्स अ मैराथन, आपको भागते रहना है ना। और उस भागने के लिए अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तो आप अच्छे नहीं बन पाओगे, है ना। तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे, आपका बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगा कि मैं थक चुका हूँ, बस और नहीं होता है ना। तभी आपने क्वेश्चन पूछा कि 22-23 साल की उम्र में आप इतना नहीं सोचते कितना करिए। जब मैं सोचने लगूँ ना इतना सारा, कहीं ना कहीं वो मेंटली थक जाऊंगा मैं। Exactly. मुझे मेंटली थकावट नहीं देना, मुझे रोज एक जाना। तो एक माइंडसेट पे बिल्ड करिए। एंटरप्रेन्योरशिप से पहले, आइडिया से पहले एक माइंडसेट बिल्ड करिए कि माइंडसेट मेरा एक ऐसा हो जो चैलेंजेस से डरे ना, जो आगे जिंदगी में आगे बढ़ता रहे। और मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपने पे फोकस करिए, अपने लिए टाइम निकाले, अपने अपने पेरेंट्स वगैरह के लिए टाइम निकाले। वो आपको हेल्प करता है आगे आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर। और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, अपने आप को बैक करिए, है ना। अगर आप अपने आप को बैक नहीं करेंगे, आप खुद सेल्फ डाउट लेके आएंगे कि यार ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, चलो यार सरकारी नौकरी कर लेता हूँ, है ना, वो सही कह रहे हैं, तो कभी भी आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो सेल्फ डाउट कभी मत आइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आइए कि मैं करके दिखाऊंगा। नहीं हुआ तो कोई नहीं, कर लेंगे सरकारी नौकरी, कहीं भाग ही नहीं जाए। बट आज नहीं करा, पैशन तो कभी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वो अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिए, और बस इंजॉय करिए, जर्नी इंजॉय करिए। जिस दिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगेंगे ना, तब आपको हर एक मिनट घुटन लगेगी। जिस दिन आप एंजॉय करने लगेंगे ना, आपको रोज मजा आएगा काम करने। लेकिन एक हल्का प्रेशर तो बिल्ड हो ही जाता है आदित्य। मैं लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था बट ये मेरे दिमाग में आ गया, लाइक आपके प्रेशर तो बिल्ड हो ही जाता है जब यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड आपके लाख कोशिशों के बावजूद भी रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आ रहा, लाइक जितना आप मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, टोटली चीज़ें निगेटिव हो रही हैं। आप डेली खूब मेहनत करो, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे तक अपने आप को पुश किया आपने, उसके बाद भी आप देख रहे हो कि आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में कैसे मतलब खुद को पॉजिटिव रखना है, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहो तो? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसका कुछ एक उत्तर दूं वो आपको इतना कन्विंसिंग लगे उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज वो Okay. आप जब सिचुएशन में फील करते हो, वो आप ये फील करते हो कि आप देखने लगते हो कि अब इसके बाद कुछ नहीं है। जबकि ना जिंदगी में हमेशा, चाहे आप सक्सेस भी अचीव कर रहे हो और फेलियर भी कर रहे हो, आप हमेशा देखिए इसके बाद क्या। वो एक क्वेश्चन पूछे, इसके बाद क्या। जिस दिन आप इसके बाद क्या अपने आप से पूछना बंद कर देंगे, उत्तर नहीं आएंगे, उस दिन आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज आप एक जगह स्टक हो गए, है ना। तो दो चीजें उसमें, या तो आप उत्तर ढूंढिए उस प्रश्न का, नहीं मिल रहा है तो ढूंढिए, लोगों से पूछिए, इंटरनेट पे जाके रिसर्च करिए, कुछ भी करिए, है ना। फिर भी नहीं मिलता है तो दूसरी चीज जो बहुत लोग बात नहीं करते, मूव ऑन कीजिए उससे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर स्टक हो गए हैं और उसका उत्तर भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा आप लगे मत रहिए, क्योंकि क्या पता वो चीज गलत ही हो रही हो जो आप तरीके से कर रहे हैं। थोड़ा मूव ऑन कीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। अगर वापस से उत्तर मिलता है तो वापस से चालू करिए, नहीं मिलता है तो जिंदगी में आगे बढ़िए, बट एक जगह कभी भी स्टक मत हुइए। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना है, वो जब लाइट बल्ब उन्होंने इन्वेंट करा था, 10,000 बार उन्होंने फेलियर, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा कि मुझे ये नहीं पता चला कि 10,000 बार मैंने फेल करा है, मुझे ये पता चला कि लाइट बल्ब को 10,000 तरीकों से कैसे नहीं चला सकते। एग्जैक्टली। और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लाइक जो एडिसन का नाम लिया आपने, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी एक उनका फेलियर ही था। उनके एक जूनियर टेस्ला जिनको लोग जानते हैं, एसी करंट उनका मतलब दिया हुआ है, लाइक एडिसन वहाँ पे फेल हुए, ठीक है, बट उन्होंने इतनी सारी डिस्कवरी करी। मतलब ये मूव ऑन होने वाली बात आपने बहुत सही बोली, लाइक कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है।
थैंक्स आदित्य ये इंटरव्यू शूट करने के लिए।